मैजिकल मनी ट्रैक्टर रेस्टोरेशन। जबलपुर नाम के गांव में प्यारे लाल नाम का एक धनवान रहता था। उसके पास बस, ट्रक, जेसीबी, ट्रैक्टर, क्रेन जैसे बहुत सारे वाहन थे। वो उन गाड़ियों को किराए पर देकर पैसे कमाता था। चमन नाम के एक व्यक्ति ने उससे ट्रैक्टर किराए पर लिया था और वो उसे चलाता था। चमन लाल जब भी किराया देने जाता तो प्यारे लाल किसी न किसी बहाने उससे ज्यादा पैसे ऐंठ लेता था। साहब, आप जो लकीरें दिखा रहे हैं ये तो ट्रैक्टर में बहुत पहले से ही हैं। ये लकीरें कोई नई नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। अब इसके लिए आप 2000 रुपए और लेंगे तो कैसा चलेगा? तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये स्क्रैचेस तुम्हारे लगाए हुए हैं, झूठ ना कहो। देखो, अगर हर बार तुम ऐसा ही करते रहोगे तो मेरे पास आकर ट्रैक्टर ले जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ट्रैक्टर नहीं दूंगा। तब बेचारे चमन को मजबूर होकर पैसे देने पड़े। एक दिन चमन जंगल के रास्ते से आ रहा था कि उसने देखा कि एक साधु वहां पर नीचे गिरा पड़ा है। चमन ने तुरंत उन्हें उठाया और उन्हें बिठाया। बेटा, मुझे एक सांप ने डस दिया है। जहर सारे बदन में फैल गया है। लगता है मैं अब जिंदा नहीं बचूंगा। चमन ने तुरंत उनका एक आंख खोलकर देखा। हाँ स्वामी जी, जहर खूब चढ़ गया है। आपकी आंखें भी नीली पड़ गई हैं। अस्पताल जाने तक का वक्त भी नहीं है हमारे पास, लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सांप का जहर निकालना जानता हूँ। आपकी किस्मत अच्छी है, वो जहर निकालने वाला पेड़ यहीं है। जरा रुकिए, मैं दवाई लगाता हूँ। उसके बाद चमन ने उन पत्तों को तोड़ा और उनका रस निकालकर साधु के आंखों में और उनके मुंह में डाला। बस स्वामी जी के बदन से जहर उतर गया। बेटा, लगता है साक्षात वो ईश्वर सही समय पर तुम्हारे रूप में मेरे पास आकर मुझे बचाया है। खुश रहो बेटा, कहकर उसे आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। एक दिन रात को प्यारे लाल एक पेट्रोल कैन के साथ चमन के घर के पास आया। अब इस ट्रैक्टर को मैंने जला दिया तो इसे पैसे भरने ही होंगे और साथ साथ इस ट्रैक्टर के इंश्योरेंस के पैसे भी मुझे मिल जाएंगे। उन पैसों से नया ट्रैक्टर खरीदूंगा और ज्यादा किराया वसूल करूंगा, कहकर उस पर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगा दी। अगले दिन ऐसे आया मानो वो कुछ जानता ही नहीं। आकर, क्यों चमन, सुना है कि ट्रैक्टर को आग लग गई? अरे तुम्हारे भरोसे मैंने ट्रैक्टर दिया तो तुमने ऐसा किया? चुपचाप 2 लाख रुपए भर दो। सरकार, मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे हुआ। मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं 2 लाख रुपए भर पाऊं। आप तो मेरी हालत जानते ही है ना। तो ठीक है, तुम अपना घर मेरे पास गिरवी रख दो, मैं भी इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तभी स्वामी जी वहां पहुंचे। बेटा चमन, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि तुम कोई मुसीबत में हो, इसीलिए मैं चला आया। क्या हुआ? तब चमन ने जो कुछ हुआ वो सब स्वामी जी को बताया। प्यारे लाल बेटे, तुम्हें 2 लाख रुपए दें तो चलेगा कि और ज्यादा चाहिए? अरे स्वामी जी, मैं तो बहुत ईमानदार आदमी हूँ। बेचारा चमन मुसीबत में है, इसीलिए मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए, काफी है। तब स्वामी जी ने हाथ हिलाया तो एक ब्रश प्रकट हुआ। वो ब्रश चमन को देते हुए, बेटा इस ब्रश को उस ट्रैक्टर के ऊपर फेरो। जैसे ही चमन ने उस ब्रश को ट्रैक्टर के ऊपर फेरा तो ट्रैक्टर मनी ट्रैक्टर में बदल गया। बेटा, उन रुपयों में से 2 लाख रुपए निकालो और प्यारे लाल को दे दो। बाकी पैसों के साथ तुम खुशी खुशी जिंदगी बसर करो। तब चमन ने 2 लाख रुपए निकाले और प्यारे लाल को दे दिया। बेटा प्यारे लाल, तुमने कहा कि तुम बहुत ईमानदार हो, ये सुनकर बहुत खुशी हुई। तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो मुझसे आकर मिलना, यूं कहकर आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। तब प्यारे लाल के मन में लालच पैदा हुआ। अगले दिन प्यारे लाल ने पेट्रोल कैन लेकर अपने सारे गाड़ियों के पास गया। लगता है कि वो साधु पागल है, उसने मुझ पर विश्वास कर लिया। अब अगर मैं अपने सारे गाड़ियों को जला दूं तो वो आकर इन सारे गाड़ियों को मनी व्हीकल्स में बदल देगा, कहकर सारे गाड़ियों को जला डाला।
अगले दिन स्वामी जी के पास गया। स्वामी जी, किसी ने मेरे सारे गाड़ियां जला दी, मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे भीख मांगना पड़ेगा, मेरी मदद कीजिए। मुझे भी एक जादुई ब्रश दीजिए तो मैं सारे गाड़ियों को पैसे वाले गाड़ी में बदल दूंगा। तब स्वामी जी ने एक ब्रश को प्रकट किया और उसे दिया। बेटा, तुम जैसे ईमानदार लोगों को हमेशा खुश रहना चाहिए। ये ब्रश ले जाओ और तुम्हारे वाहनों को पैसों में बदल दो। तब प्यारेलाल खुशी खुशी वो ब्रश ले गया और अपने घर पर सारे गाड़ियों में फेरने लगा। जब वो पैसे में नहीं बदले तो पागलों की तरह जोर जोर से रगड़ने लगा। बस तो फिर क्या था, सारे गाड़ियां एकदम से गायब हो गए। प्यारेलाल परेशान हो गया, वो तुरंत जंगल में गया और स्वामी जी को ढूंढने लगा। जब वो नहीं मिले तो ये पागल हो गया। घने जंगल में एक जगह तपस करते हुए स्वामी जी विनाश काले विपरीत बुद्धि कहकर मंद मंद मुस्कुराते हुए फिर से तप करने लगे। गरीब का क्ले ट्रैक्टर। भीमला ठांडा में रहने वाला बजरंगी नाम का आदमी बहुत गरीब था। वो मेहनत करके जीना चाहता था। वो सीधा उस गांव के सेठ मनोरंजन दास के पास गया। सेठ जी, आपके पास बहुत सारे ट्रैक्टर्स हैं ना? एक ट्रैक्टर मुझे किराए पर दे दीजिए, मैं उसे ले जाकर खेत जोतूंगा और जो पैसे मिलेंगे उसमें शाम को आपको मैं किराया दे दूंगा। ठीक है बजरंग, तुम ट्रैक्टर ले जाओ। तुम जानते हो ना, ट्रैक्टर का एक दिन का किराया 2000 रुपए है। शाम तक तुम्हें किराया देना होगा। इतना ही नहीं, ट्रैक्टर में फुल टैंक डीजल है, तुम चाहे जितना मर्जी इस्तेमाल कर लो। शाम को जब मेरे ट्रैक्टर लौटाओगे उसमें फुल टैंक डीजल होना चाहिए, समझे? ठीक है सेठ जी, जैसे आप कहें। कहकर वो ट्रैक्टर लेकर अपने घर गया। उसे देखकर उसके बच्चे, अरे ट्रैक्टर बहुत बढ़िया है बापू। अरे बापू ने नया ट्रैक्टर खरीदा है, बापू ने नया ट्रैक्टर खरीदा है, कहकर बच्चे उछलने लगे। बेटे, ये अपना ट्रैक्टर नहीं है, इसे मैं सेठ जी से किराए पर लाया हूँ। मैं इसे दिन भर खेत जोतूंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे ऐसा ही एक नया ट्रैक्टर हम भी खरीदेंगे। बापू हमारे लिए भी एक छोटा सा ट्रैक्टर खरीद दो ना, प्लीज बापू, प्लीज बापू, कहकर जिद करने लगे। ठीक है, आ जाओ, कहके उन्हें ट्रैक्टर में बिठाकर उन्हें मिट्टी के खिलौने बनाने वाले मिथुन के पास ले गया। मिथुन से बजरंग, मिथुन भाई, बच्चों के लिए एक मिट्टी का ट्रैक्टर बनाकर दो ना, वो उनके साथ खेल लेंगे। मैं तुम्हें उसके पैसे बाद में दे दूंगा। अरे बजरंगी भाई, पैसों का क्या है, बच्चे ट्रैक्टर चाहते हैं ना, मैं उन्हें बनाकर दे देता हूँ। जब तुम्हारे पास पैसे हों तब दे देना। कहकर एक ट्रैक्टर का खिलौना जो उसके पास तैयार था वो उसने बच्चों को दिया। बच्चे उसे देखकर, वाह बापू बहुत बढ़िया है। मिथुन चाचा, ये क्ले ट्रैक्टर बहुत ही बढ़िया है, जबरदस्त है, कहकर उसमें बैठकर खेलने लगे। तो बच्चों ध्यान से, मैं खेत में जा रहा हूँ काम करने, तुम लोग घर चले जाना, कहकर चला गया। दोपहर तक खेत जोतते जोतते थक हार कर ट्रैक्टर को एक पेड़ के नीचे खड़ा किया और उसी पेड़ के नीचे वो सो गया। उसने जब आंख खोलकर देखा तो वहां पर ट्रैक्टर नहीं था। बजरंग परेशान होकर, अरे ट्रैक्टर कहाँ चला गया, इसे कौन ले गया होगा, कहकर आसपास ढूंढने लगा, पर उसे ट्रैक्टर कहीं नजर नहीं आया। तब सेठ जी के पास लौटकर, सेठ जी, किसी ने ट्रैक्टर चुरा लिया है, ट्रैक्टर गायब हो गया। क्यों भाई बजरंग, ये सोचकर कि तुम भले मानुस हो, मैंने बिना कोई गिरवी रखे तुम्हें ट्रैक्टर दिया और अब तुम कहते हो कि ट्रैक्टर गायब हो गया। चुपचाप कल सवेरे तक मेरा ट्रैक्टर और मेरा किराया मिल जाना चाहिए मुझे, नहीं तो तुम्हें जेल भेजना पड़ेगा। ये सुनकर बजरंगी लाचार होकर घर लौटा। घर पर उसने बच्चों को क्ले ट्रैक्टर के साथ खेलते हुए देखा। अपने पिताजी को देखकर बच्चे दौड़े दौड़े गए और, बापू ये ट्रैक्टर बहुत बढ़िया है, लेकिन वो धनवान का बेटा रंजीत है ना, वो हमें चिढ़ा रहा था कि तुम्हारा तो क्ले ट्रैक्टर है मिट्टी का बना हुआ, मेरा गोल्डन ट्रैक्टर है असली। लेकिन हमारे क्ले ट्रैक्टर ने उसके गोल्डन ट्रैक्टर को हरा दिया और तेजी से आगे बढ़ गया। बापू, यूं वे खुश होकर कह रहे थे, पर पिताजी को उदास देखकर बड़ा बेटा, बापू बहुत उदास है, उन्हें तंग नहीं करना चाहिए, रुको पता लगाते हैं कि वो उदास क्यों है, कहकर अपने पिताजी से, क्या हुआ बापू, क्या हुआ?
बेटे, जो ट्रैक्टर मैंने सवेरे किराए पर लिया था उसकी चोरी हो गई और सेठ जी कहते हैं कि अगर वो ट्रैक्टर मैंने नहीं लौटाया तो मुझे जेल भेज देंगे। ये सुनते ही वो दोनों बच्चे अपने मिनी ट्रैक्टर में बैठकर उस ट्रैक्टर को ढूंढने चले गए। यूं ढूंढते ढूंढते गए तो उन्हें जंगल के एक झील में पड़ा ट्रैक्टर नजर आया। भैया वो देखो, ये वही ट्रैक्टर है जो सवेरे पिताजी लाए थे। उसे किसी ने इस झील में फेंक दिया भैया। अब इसे बाहर कैसे निकालेंगे? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अपने क्ले ट्रैक्टर के साथ उसे बांध देते हैं और उसे बाहर खींच लेते हैं। कहकर क्ले ट्रैक्टर के साथ उसे बांधा और उसे झील से बाहर निकाला। फिर देखा तो वो बड़ा ट्रैक्टर हिल नहीं रहा था। ये देखकर छोटू, भैया ये ट्रैक्टर हिल क्यों नहीं रही है? अब इसे चलाना हो तो हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं यार, इसका डीजल खत्म हो गया होगा। चलो हम पेट्रोल पंप चलते हैं और इसमें डीजल भरकर इसे स्टार्ट करते हैं। यूं कहकर मिनी क्ले ट्रैक्टर में पेट्रोल पंप तक पहुंचे। इनके मिनी क्ले ट्रैक्टर को देखकर पेट्रोल पंप वाला अरे ये कैसा ट्रैक्टर है? अरे इसे तो डीजल की जरूरत नहीं है भैया। बच्चों, ये गरीब का क्ले ट्रैक्टर है, ये डीजल से नहीं चलता। चाचा इतना तो हम भी जानते हैं कि ये क्ले ट्रैक्टर है और इसे डीजल की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक बड़ा ट्रैक्टर है, उसके लिए डीजल की जरूरत है। एक बड़े कैन में डीजल भर के दीजिए। कहकर एक बड़े कैन में डीजल भरवाकर जंगल में खड़े उस ट्रैक्टर में भरा। तब वो ट्रैक्टर रैं रैं करके स्टार्ट हुआ और उसे चलाते हुए घर तक ले आए। छोटू को मिनी क्ले ट्रैक्टर में आगे आगे आते हुए और बड़े बेटे को पीछे बड़े ट्रैक्टर में आते हुए देखकर बजरंगी बहुत खुश हुआ। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, तुम्हें ये ट्रैक्टर मिला कहाँ? बापू हम इसे ढूंढते ढूंढते जा रहे थे तो हमें ये जंगल में मिला। किसी ने इसे झील में ढकेल दिया था, पर हमने इसे अपने क्ले ट्रैक्टर से बांधा और बाहर निकाला और लेकर यहाँ आ गए। अब चिंता न करो बापू, चलो इसे ले जाकर सेठ जी को लौटा देते हैं। तब बजरंगी उस ट्रैक्टर को ले गया और सेठ जी को सौंप दिया। सेठ जी ने देखा कि ट्रैक्टर में फुल टैंक डीजल है या नहीं। बजरंग, मेरे ट्रैक्टर का किराया कब दोगे? सेठ जी हम इस गरीब क्ले ट्रैक्टर के साथ काम करेंगे और कल तक आपका किराया दे देंगे। तब सेठ हंसता हुआ इस गरीब क्ले ट्रैक्टर के साथ काम करोगे और पैसे दोगे? तब उन बच्चों ने उस क्ले ट्रैक्टर के साथ काम करके पैसे कमाया और सेठ जी के पैसे लौटा दिए। उस दिन से बजरंगी उस क्ले ट्रैक्टर में ही काम करता था और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। मिनी कार हाउस। बांद्रा नाम का एक गांव था। वहां पर एक टैक्सी स्टैंड था। वहां पर खड़े टैक्सी वाले सब कस्टमर्स को आवाज देते रहते थे। एक टैक्सी वाला, आइए साहब आइए, आइए मैडम आइए, आओ सर आओ, आइए आइए आइए। एकदम कम किराया टैक्सी का, आओ मैडम आओ, कम किराए में सवारी करो, आइए सर आइए। यूं आवाज देते रहते थे। विपुल नाम के व्यक्ति का भी वहाँ एक टैक्सी था। आओ सर आइए, आइए मैडम आइए, टैक्सी में बैठिए, ऑटो के दाम में टैक्सी की सवारी कीजिए, कहीं भी छोड़ना हो टैक्सी तैयार है, आइए सर आइए मैडम बैठिए, कहकर आवाज देता रहता था। एक दिन वो यूं आवाज लगा रहा था कि एक पैसेंजर वहाँ पहुँचा। क्यों भैया, एयरपोर्ट चलोगे? कितना लोगे? मीटर चलाओगे कि नहीं? सब 500 रुपए दीजिए, मीटर भी उतना ही दिखाएगा, आपकी मर्जी है, मीटर चलाने के लिए कहेंगे तो चलाऊंगा, वरना नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुमने सही कहा है, मैं कई बार यहाँ से एयरपोर्ट जा चुका हूँ, मैं जानता हूँ कि तुमने एकदम सही रेट बताया है, चलो चलते हैं। इस तरह टैक्सी वहां से चली। कुछ दूर जाने के बाद टैक्सी अचानक रुक गई। ये क्या हुआ? गाड़ी अचानक रुक क्यों गई? जरा जल्दी देखो क्या है, अगर देरी हो गई तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी।
रुकिए सर, अभी देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको एयरपोर्ट टाइम पर पहुँचा दूँ। रुकिए सर। कहकर वो कार से उतरा। बाद में उसने बोनेट खोल के देखा। पैसेंजर अंदर अपने घड़ी को देखता रहा। फिर काफी देर बाद अब कोई फायदा नहीं है ये सोचकर वो गाड़ी से उतरा। 15 मिनट बीत चुके हैं, तुम्हारी गाड़ी अब तक स्टार्ट नहीं हुई। वैसे हो क्या रहा है? सर प्लीज थोड़ी देर और रुकिए सर। लगता है बैटरी में सेल्फ स्टार्ट का प्रॉब्लम है। सर एक काम करते हैं, क्या आप गाड़ी को थोड़ा धक्का देंगे? वो स्टार्ट हो जाएगी सर। बुरा ना मानिए सर, प्लीज। क्या मैं गाड़ी को धक्का दूं? लानत है, ऐसी गाड़ी में बैठने के लिए मुझे अपने आप को जूता मारना चाहिए। क्या करूं, सब मेरी किस्मत है। चलो जाकर बैठो, मैं धक्का लगाता हूं। यूं पैसेंजर धक्का लगाने लगा और विपुल गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो काफी देर धक्का लगाता रहा पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तब वो पैसेंजर गुस्से में ड्राइवर के पास आया। सर थोड़ी देर और कोशिश कर लेते हैं, अब जरा धक्का लगाइए सर प्लीज। जरा जोर से धक्का देंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी सर। अरे कमीने, और कितना धक्का लगाऊं? गाड़ी तो एयरपोर्ट पहुंच गई। कमबख्त कमीने, हट! कहकर गुस्से में वहां से चला गया। तब विपुल बहुत दुखी हुआ। बाद में मैकेनिक आया और गाड़ी को ठीक करके पैसे लेकर चला गया। विपुल अपनी टैक्सी लेकर घर पहुंचा। घर आकर देखा कि उसका बेटा रो रहा है और पत्नी उसको मना रही है। क्या हुआ, ये रो क्यों रहा है? आज ये स्कूल नहीं गया। उसने बस का फीस नहीं भरा था, इसीलिए उसको बस में नहीं चढ़ाए। मैंने इससे कहा कि कल से तुम स्कूल पैदल ही जाओ जब तक हम फीस ना भरे, पर ये मानता ही नहीं है और जिद कर रहा है। अरे बेटा, जरा पैसे की तंगी है। 4 दिनों में किसी तरह मैं तुम्हारी फीस भर दूंगा, तब तक तुम स्कूल पैदल ही जाओ बेटा, प्लीज। पैदल कैसे जाऊं? ये सोचकर कि प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन कराया तो स्कूल के फीस भरने होंगे, दूर गांव के बाहर किसी गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दिया मुझे, क्योंकि वहाँ के फीस कम है ना। अब उतनी दूर पैदल जाना कोई मजाक नहीं है। ऊपर से आप जानते हो जब बच्चे फीस नहीं भरते उनका दूसरे बच्चे कितना मजाक उड़ाते हैं। जब तक आप फीस नहीं भरते मैं स्कूल नहीं जाऊंगा बस। तभी घर के बाहर घर का मालिक आया। क्यों भाई विपुल? विपुल निकलो बाहर, कहकर आवाज दी। तब सब घर से बाहर आए। क्यों भाई विपुल, तुम्हें शर्म वरम है कि नहीं? 5 तारीख को घर का किराया देना था, आज 25 तारीख हो गई है, तुमने अब तक किराया नहीं भरा। जब भी मांगो तो कहते हो कल दे दूंगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पीछे घूमने के अलावा मेरा और कोई काम नहीं है। आज तुमसे किराया लेकर ही जाऊंगा। क्या सर, हमारी परेशानी आपको समझ में नहीं आती? हम कोई सरकारी नौकर नहीं है कि हर महीने खत्म होते ही तनख्वाह हमारे अकाउंट में आ जाएगी। मेरी कमाई कोई स्थिर नहीं होता, ये जानते हुए भी आप हमें परेशान करते रहते हैं। क्या मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ? अरे तुम्हारी कमाई स्थिर नहीं है ये तो ठीक है, तुम्हारी बात भी स्थिर नहीं है। चुपचाप घर खाली करो, कल मैं गुंडों के साथ आऊंगा। चुपचाप घर खाली किया तो ठीक है, वरना मेरे आदमी तुम्हें लात मार कर भगाएंगे, निकम्मा कहेंगा। कहकर गुस्से में वहां से चला गया। ये सुनकर सब दंग रह गए। हाय राम, अब हम क्या करेंगे? यूं अचानक घर खाली करके कहाँ जाएंगे? हम कहाँ अपना सर छिपाएंगे? अब हमसे किराया नहीं दिया जाएगा, हमारी कमाई बस थोड़ी बहुत ही है, उसमें आधा तो इसके स्कूल फीस में ही चला जाता है और बाकी घर का किराया चला जाता है। जब तक हम किराए के घर पर रहेंगे हम कोई बचत नहीं कर पाएंगे। मैं ये बात समझ गया हूँ, इसीलिए इसका मैंने एक परिष्कार ढूंढा है। इस तरह विपुल ने अपने टैक्सी के ऊपर एक मिनी घर बनाया। ये देखकर पत्नी और बेटे दोनों हैरान रह गए। अरे वाह डैडी, ये घर तो बहुत बढ़िया है। ये घर एकदम फनी और मजेदार है। ये क्या, घर के ऊपर कार रखा? ये किस लिए? आज से यही हमारा घर है, इसमें रहेंगे तो किसी को किराया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे आराम से स्कूल छोड़ सकते हैं, फिर स्कूल से इसे पिकअप भी कर सकते हैं। मैं नीचे सवारी को बिठाकर उन्हें ड्रॉप करूंगा और तुम ऊपर घर में घर का काम करोगी। हम एक दूसरे के करीब ही रहेंगे, हमें जहाँ भी जाना हो इसमें मजे से जा सकते हैं और वहाँ पर होटल में ठहरने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों, कैसा लगा ये घर? हमें इससे ज्यादा और क्या चाहिए?
पत्नी खुश होकर सिर हिलाने लगी। इस तरह वो अपने मिनी कार हाउस में जिंदगी गुजारने लगे। गरीब वर्सेस अमीर का मोटर बाइक। विकाराबाद नाम के गांव में एक मैकेनिक शेड था। उसका मालिक था चौहान। वहीं पर उसका घर भी था। उसके दो बेटे थे, वीरू और सोमू। वीरू पहली पत्नी का बेटा था। जब पहली पत्नी का देहांत हुआ तब चौहान ने ललिता नाम की स्त्री से दूसरी शादी कर ली। उन दोनों का बेटा था सोमू। वीरू बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन सोमू बहुत घमंडी था और ललिता भी सोमू की अच्छी तरह देखभाल करती थी, लेकिन वो वीरू पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। वीरू कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आता था और सोमू हर बार फेल होकर डांट खाता रहता था। दोनों साथ साथ हर रोज कॉलेज बाइक पर जाते थे। एक दिन वीरू अपने पिताजी से, डैडी, सोमू के कारण हर रोज मुझे कॉलेज जाने में देरी हो जाती है। आते जाते उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आप मुझे भी एक बाइक खरीद कर दो ना। क्यों बेटे, तुम्हें भी एक बाइक चाहिए? हाँ, गनीमत है हवाई जहाज खरीद कर देने के लिए नहीं कहा। बेचारा सोमू हर रोज तुम्हें बाइक में बिठाकर तुम्हें साथ ले जाता है और तुम उसकी शिकायत करते हो। ये बात नहीं है माँ, उसके बहुत दोस्त हैं। कॉलेज खत्म होते ही वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ अड्डा जमाता है। आजकल वो क्लास में भी नहीं बैठता। वो मेरी बात भी नहीं सुनता। ऐसा ही चलता रहा तो वो इस साल भी पास नहीं होगा माँ। सोमू ने वीरू को जोर से एक थप्पड़ मारा। मैं तुम्हें इसीलिए छोड़ रहा हूँ कि तुम मेरे भाई हो, वरना अब तक तुम्हें मार डालता। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते हो। मैं तुम्हें अब बाइक में नहीं बिठाऊंगा। जो करना है कर लो, कहकर अपने बाइक को लेकर गुस्से में चला गया। दुखी ना हो बेटे, आज से तुम कॉलेज बस में जाया करो। ये लो पैसे, कहकर पैसे देने लगा कि तभी ललिता ने उसके हाथ से पैसे छीन लिया। अरे वाह वाह वाह, कितना प्यार उमड़ रहा है अपने बेटे के लिए। हाँ, अरे घर में इतना खर्चा बाकी है और तुम इसके बस के लिए खर्चे के पैसे निकाल रहे हो। अरे इससे कहो कि ये पैदल जाया करे, कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा इसकी सेहत बनेगी। यूं बेचारा वीरू हर रोज कॉलेज पैदल जाने लगा। घर लौटते लौटते हर रोज शाम को अंधेरा हो जाता था। सोमू रास्ते में वीरू का मजाक जरूर उड़ाता था, पर उसे अपने बाइक में नहीं बिठाता था। एक दिन कॉलेज का प्रिंसिपल अपने बाइक रिपेयर करवाने के लिए चौहान के पास गाड़ी ले आया। क्यों भाई चौहान, बेचारे वीरू को इतना परेशान क्यों करते हो? वो बहुत अच्छा विद्यार्थी है। ये जो तुम्हारा बेटा सोमू है, अरे ये कॉलेज नहीं आता, मस्ती करता रहता है और ये बाइक में घूमता रहता है, और ये बेचारा कॉलेज पैदल आता है। वीरू, तुम चिंता ना करो। अगले बोर्ड एग्जाम में अगर तुम गोल्ड मेडल जीत कर आए तो मैं तुम्हें कॉलेज के फंड से एक बाइक खरीद कर दूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। ये सुनकर ललिता और सोमू को जलन होने लगी। डैडी, ये बहुत अच्छा मौका है, लेकिन क्या फायदा, मुझे गोल्ड मेडल नहीं आने वाला, क्योंकि मुझे हर रोज कॉलेज पैदल जाते हुए बहुत समय नष्ट हो जाता है और मैं थक कर सो जाता हूँ और इस तरह मैं पढ़ाई नहीं कर पाता। तुम चिंता ना करो बेटा, मैं तुम्हें एक बैम्बू बाइक बना कर दूंगा। उसमें मैं बैटरी फिट करके दूंगा, तब तुम्हें पेट्रोल भरने की भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन तुम मन लगा कर पढ़कर गोल्ड मेडल जरूर जीतना बेटा। क्या बैम्बू बाइक? अरे ये कब करने वाले हो तुम? पर कुछ भी कहो, बेटे पर तुम प्यार छिड़कते हो। अरे लाख कोशिश कर लो, इसे गोल्ड मेडल नहीं मिलने वाला। लेकिन चौहान ने खूब मेहनत की और एक बैम्बू बाइक बनाकर अपने बेटे को दिया। वीरू को उस बाइक में जाते हुए देखकर ललिता और सोमू बहुत हैरान हुए। गांव वाले भी उसके बाइक को देखकर हैरान रह गए। वो यूं हर रोज उस बाइक में जाकर कॉलेज में पढ़ाई करने लगा। उसने फाइनल एग्जाम्स भी बहुत अच्छा लिखा। उसने गोल्ड मेडल जीता तो कॉलेज वालों ने उसे बाइक खरीदने के लिए पैसे दिए। उसने वो गोल्ड मेडल और पैसे लाकर ललिता को दिया
माँ, मुझे गोल्ड मेडल जीतने की इतनी खुशी नहीं है जितना दुख मेरे भाई के बिगड़ने पर है। लेकिन मैं अपने भाई से नाराज नहीं हूँ माँ। तुमने मुझे उस बाइक में बैठने नहीं दिया, इसीलिए ये सब कुछ कर पाया मैं। इसीलिए मैं ये मेडल तुम्हें दे रहा हूँ माँ। ये पैसे मुझे बाइक खरीदने के लिए दिए थे। अब जब मेरे पास बैम्बू बाइक है तो दूसरे बाइक की क्या जरूरत है। इन पैसों से पहले तुम घर की जरूरतों को पूरी करो माँ, हमारे लिए वो जरूरी है। ये सुनकर ललिता और सोमू को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब से दोनों भाई अपने अपने बाइक में कॉलेज जाने लगे। डीजे ट्रैक्टर। मिथुना नगर में बिक्कू मुन्ना कहकर दो भाई रहते थे। उनका माँ पिता मरने के बाद उनका पिताजी ने लिखा वसीयतनामा के अनुसार संपत्ति को आपस में बांट देंगे कहकर सोचे। तब भिक्कू उस गांव का बड़ा आदमी मिश्रा के पास जाकर, मिश्रा जी, आप तो इस गांव में सबसे बड़ा आदमी हैं, इसलिए मेरे पिताजी आप पर भरोसा करके आपके हाथों में हमारा संपत्ति का वसीयतनामा रखे थे। पिताजी तो बहुत मेहनत करके कमाए थे, वे कैसे एक एक रुपए को इकट्ठा किए थे आपको तो पता है। अब उनका संपत्ति का ये जिम्मेदारी हम दोनों भाई पर है। मेरे बारे में तो आपको पता है, मेरा भाई एक नंबर का नमूना है। उनके हाथों में ये संपत्ति रखा तो पूरा नाश कर देता है। ठीक है, फिर मुझे क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, कल जब वो आकर पूछता है तो पूरा संपत्ति बड़ा भाई भिक्कू को ही मिलता है और वो पुराना ट्रैक्टर मुन्ना को मिलता है कहकर कहिए बस। ये तो बड़ा अन्याय है रे, वसीयतनामा में तो ऐसा नहीं लिखा है। आप ये पुराना वसीयत को फाड़ दीजिए और नया तैयार कीजिए। ऐसे करने के लिए मैं आपको संपत्ति में 5% देता हूँ। तब मिश्रा चुपचाप रह गया। अगले दिन दोनों भाई आकर मिश्रा के सामने खड़े हो गए। सूटकेस से नया वसीयत को निकालकर, मिश्रा, क्यों रे, आप दोनों को मेरे ऊपर विश्वास है ना? हाँ है मिश्रा जी। ठीक है, फिर तो सुनिए, पूरा संपत्ति बड़ा बेटा भिक्कू को और मुन्ना को तो वो पुराना ट्रैक्टर देने के लिए कहा था तुम्हारा पिताजी। तब हैरान होकर मुन्ना, क्या पिताजी ने ऐसा लिखा था? ठीक है, वे ऐसा लिखा है तो उसमें जरूर कुछ मतलब रहता है, कहकर वो पुराना ट्रैक्टर को लेकर चला गया। तब सब गांव वाले मुन्ना को देखकर हंसने लगे। अरे ये तो बहुत नादान है रे, उसका भाई भिक्कू उसको बकरा बनाकर सारे संपत्ति को चुरा लिया, कहकर हंसने लगे। मुन्ना तो हंसते हुए जाकर उस ट्रैक्टर पर अच्छा सा डीजे सेटअप तैयार करवा के उसे गांव वापस लाया। तो लोग उसे देखकर हैरान रह गए। अरे वाह, बहुत बढ़िया बनाया है मुन्ना, डीजे ट्रैक्टर, हमारे शादी में डीजे लगाओ डीजे। ठीक है भैया, लेकिन थोड़ा खर्चा ज्यादा होता है। कितना भी खर्चा होने दो, कुछ भी नहीं होता है। ऐसा मुन्ना उनका डीजे ट्रैक्टर को शादियों में, बारातों में और फंक्शंस में ले जाने लगा। ऐसे धीरे धीरे सक्सेस हो रहा मुन्ना को देखकर एक दिन बिक्कू से मिश्रा, अरे बिक्कू, देखा तुमने उसे अन्याय किया, लेकिन भगवान तो उसे न्याय कर रहा है। धीरे धीरे वो सक्सेस हो रहा है, उसके साथ भगवान है। घंटा है उसके पास, उसे कैसे गिराना है ये मुझे पता है, कहकर कुछ शोर को मुन्ना के घर भेजा। वे जाकर धीरे से उस डीजे ट्रैक्टर को चुराए और उसे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। सुबह उठकर देखा तो मुन्ना को वो डीजे ट्रैक्टर दिखाई नहीं दिया। तब घबराते हुए मुन्ना, अरे बाप रे, मेरा डीजे ट्रैक्टर को किसी ने चुरा लिया है। आज तो मैं पुलिस ऑफिसर का बेटी का शादी में जाने वाला हूँ, मेरा इज्जत चले जाएगा, अब क्या करना है? सोचकर सीधा पुलिस के पास जाकर, सर, मेरे डीजे ट्रैक्टर को किसी ने चुराया है सर। शाम में आपकी बेटी के शादी में मैं डीजे नहीं लगा सकता हूँ सर। अरे ये तुमने क्या कर दिया? ऊपर से तुम्हारा डीजे ट्रैक्टर अच्छा रहता है और चाहिए तो चाहिए कहकर मेरा दामाद जिद पकड़ा, इसलिए मैं सबसे पहले बुकिंग भी किया था। ठीक है, तुम्हारा डीजे ट्रैक्टर में कोई जीपीआरएस का सेटअप है क्या? उसे ट्रैक करते हैं। ऐसा कोई सेटअप नहीं है सर, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं मुंह से बीट बॉक्सिंग करता हूँ सर, बिल्कुल डीजे जैसा रहता है सर। तब गुस्सा होकर पुलिस ऑफिसर,
अरे मैं अब बहुत गुस्से में हूँ, मुझे और भी सताया तो गन निकाल कर शूट कर देता हूँ। जाओ, जाकर क्या करोगे मुझे पता नहीं है। शाम तक तुम अपने डीजे ट्रैक्टर के साथ दिखना। तब मुन्ना रोते हुए जा रहा था तो उधर उनको एक स्वामी जी दिखाई दिए। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? क्यों स्वामी जी, मुझे इतना मुश्किल आ पड़े हैं। बहुत संपत्ति रखकर भी मेरा पिताजी मुझे ये पुराना ट्रैक्टर दिया, ठीक है कहकर उसे डीजे ट्रैक्टर जैसा बनाकर जी रहा हूँ। अब उसे भी किसी ने चुरा लिया। अब शाम में उस पुलिस ऑफिसर का बेटी का शादी में डीजे ट्रैक्टर नहीं रखा तो वो मुझे मार देगा कह रहा है, इसलिए मैं खुद मरने के लिए देख रहा हूँ स्वामी। देखो बेटा, इधर आओ और देखो कहकर एक मंत्र पड़ा, ओम जमकु जमा लस्कुटफा। तब टुकड़े टुकड़े हुआ डीजे ट्रैक्टर के टुकड़े आकर फिर से जुड़कर एक नया डीजे ट्रैक्टर जैसा बन गया। इसको जिसने चुराया उसे भी पकड़वाना है। और एक मंत्र पड़ा। तब घर में भिक्कू को रस्सियां आकर बांधकर मुन्ना के सामने लाकर खड़े कर दिए। उनको देखकर मुन्ना, स्वामी ये तो मेरा बड़ा भाई भिक्कू है, वो मेरा ट्रैक्टर को क्यों चुराता है? ठीक है फिर उनके मुंह से सच निकलवाता हूँ कहकर उनको तालाब के पास एक पेड़ पर लटकाया जैसा एक मंत्र पड़ा। तब भिक्कू जाकर पेड़ पर लटकने लगा। उस तालाब से एक मगरमच्छ पानी से उड़कर भिक्कू का सर पकड़ने के लिए कोशिश कर रही थी। बस तब भिक्कू डर के मारे, अरे ओ भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं धोखेबाज हूँ, तुमको धोखा दिया, मुझे बचाओ, नहीं तो ये मगरमच्छ मुझे खा लेगी रे। पिताजी का सारा संपत्ति मैंने ही तुमको धोखा देकर चुरा लिया, मुझे बचाओ रे, तुम्हारा सारा संपत्ति देता हूँ कहकर मुन्ना का संपत्ति मुन्ना को दे दिया। इतना संपत्ति मिलने के बावजूद भी मुन्ना उनका डीजे ट्रैक्टर को लगाकर लोगों को शादियों में और फंक्शंस में वो डीजे ट्रैक्टर मुफ्त में देकर खुशी से जीने लगा। ब्रिक ट्रैक्टर पेट्रोल पंप। भीमला ठांडा में रहने वाला बजरंगी नाम का आदमी बहुत गरीब था। वो मेहनत करके जीना चाहता था। वो सीधा उस गांव के सेठ मनोरंजन दास के पास गया। सेठ जी, आपके पास बहुत सारे ट्रैक्टर्स हैं ना? एक ट्रैक्टर मुझे किराए पर दे दीजिए, मैं उसे ले जाकर खेत जोतूंगा और जो पैसे मिलेंगे उसमें शाम को आपको मैं किराया दे दूंगा। ठीक है बजरंग, तुम ट्रैक्टर ले जाओ। तुम जानते हो ना, ट्रैक्टर का एक दिन का किराया 2000 रुपए है। शाम तक तुम्हें किराया देना होगा। इतना ही नहीं, ट्रैक्टर में फुल टैंक डीजल है, तुम चाहे जितना मर्जी इस्तेमाल कर लो। शाम को जब मेरे ट्रैक्टर लौटाओगे उसमें फुल टैंक डीजल होना चाहिए, समझे? ठीक है सेठ जी, जैसे आप कहें। कहकर वो ट्रैक्टर लेकर अपने घर गया। उसे देखकर उसके बच्चे, अरे ट्रैक्टर बहुत बढ़िया है बापू। अरे बापू ने नया ट्रैक्टर खरीदा है, बापू ने नया ट्रैक्टर खरीदा है कहकर बच्चे उछलने लगे। बेटे, ये अपना ट्रैक्टर नहीं है, इसे मैं सेठ जी से किराए पर लाया हूँ। मैं इसे दिन भर खेत जोतूंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे ऐसा ही एक नया ट्रैक्टर हम भी खरीदेंगे। बापू बापू, हमारे लिए भी एक छोटा सा ट्रैक्टर खरीद दो ना, प्लीज बापू, प्लीज बापू कहकर जिद करने लगे। ठीक है, आ जाओ कहके उन्हें ट्रैक्टर में बिठाकर ईंटों के खिलौने बनाने वाले मिथुन के पास उन्हें ले गया। मिथुन भैया, बच्चों के लिए ईंटों का बना हुआ एक मिनी ट्रैक्टर खिलौना बनाकर दीजिए ना। मैं तुम्हें उसके पैसे बाद में दे दूंगा। अरे बजरंगी भाई, पैसों का क्या है, बच्चे ट्रैक्टर चाहते हैं ना, मैं उन्हें बना कर दे देता हूँ। जब तुम्हारे पास पैसे हों तब दे देना कहकर एक ट्रैक्टर का खिलौना जो उसके पास तैयार था वो उसने बच्चों को दिया। बच्चे उसे देखकर, वाव, बाप रे, ये ब्रिक ट्रैक्टर बहुत अच्छा है, मिथुन चाचा जबरदस्त है एकदम कहकर उसमें बैठकर खेलने लगे। तो बच्चों ध्यान से, मैं खेत में जा रहा हूँ काम करने, तुम लोग घर चले जाना कहकर चला गया। दोपहर तक खेत जोतते जोतते थक हार कर, यूं कहकर मिथुन के पास जो बच्चों के लिए एक मिनी ट्रैक्टर का खिलौना बना था ईंटों का, उसे ले जाने के लिए कहा। वो सो गया। उसने जब आंख खोलकर देखा तो वहाँ पर ट्रैक्टर नहीं था। बजरंग परेशान होकर, अरे ट्रैक्टर कहाँ चला गया, इसे कौन ले गया होगा कहकर आसपास ढूंढने लगा, पर उसे ट्रैक्टर कहीं नजर नहीं आया।
तब सेठ जी के पास लौटकर, सेठ जी, किसी ने ट्रैक्टर चुरा लिया है, ट्रैक्टर गायब हो गया। क्यों भाई बजरंग, ये सोचकर कि तुम भले मानुस हो, मैंने बिना कोई गिरवी रखे तुम्हें ट्रैक्टर दिया और अब तुम कहते हो कि ट्रैक्टर गायब हो गया। चुपचाप कल सवेरे तक मेरा ट्रैक्टर और मेरा किराया मिल जाना चाहिए मुझे, नहीं तो तुम्हें जेल भेजना पड़ेगा। ये सुनकर बजरंगी लाचार होकर घर लौटा। उसने घर के पास बच्चों को मिनी ट्रैक्टर खिलौने के साथ खेलते हुए देखा। अपने पिताजी को देखकर बच्चे दौड़े दौड़े गए। पिताजी पिताजी, ये ट्रैक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन वो अमीर आदमी का बेटा रंजीत है ना, वो हमें बहुत सता रहा है। वो कहता है कि हमारा बेकार ब्रिक ट्रैक्टर है और उसका असली सोने का ट्रैक्टर है कहता है, लेकिन हमारा ब्रिक ट्रैक्टर उसके गोल्डन ट्रैक्टर को हराकर तेजी से आगे गई पिताजी। पर पिताजी को उदास देखकर बड़ा बेटा, बापू बहुत उदास है, उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। रुको पता लगाते हैं कि उदास क्यों है। क्या हुआ बापू, क्या हुआ? बेटे, जो ट्रैक्टर मैंने सवेरे किराए पर लिया था उसकी चोरी हो गई और सेठ जी कहते हैं कि अगर वो ट्रैक्टर मैंने नहीं लौटाया तो मुझे जेल भेज देंगे। ये सुनते ही वो दोनों बच्चे अपने मिनी ट्रैक्टर में बैठकर उस ट्रैक्टर को ढूंढने चले गए। यूं ढूंढते ढूंढते गए तो उन्हें जंगल के एक झील में पड़ा ट्रैक्टर नजर आया। भैया वो देखो, ये वही ट्रैक्टर है जो सवेरे पिताजी लाए थे। उसे किसी ने इस झील में फेंक दिया भैया, अब इसे बाहर कैसे निकालेंगे? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे ब्रिक ट्रैक्टर को उससे बांधकर बाहर खींचते हैं। कहकर क्ले ट्रैक्टर के साथ उसे बांधा और उसे झील से बाहर निकाला। फिर देखा तो वो बड़ा ट्रैक्टर हिल नहीं रहा था। ये देखकर छोटू, भैया ये ट्रैक्टर हिल क्यों नहीं रही है? अब इसे चलाना हो तो हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं यार, इसका डीजल खत्म हो गया होगा। चलो हम पेट्रोल पंप चलते हैं और इसमें डीजल भरकर इसे स्टार्ट करते हैं। यूं कहकर मिनी ट्रैक्टर में बैठकर पेट्रोल पंप पहुंचे। बच्चों के ब्रिक वाले मिनी ट्रैक्टर को देखकर अरे ये कैसा ट्रैक्टर है? अरे इसे तो डीजल की जरूरत नहीं है भैया। बच्चों, ये गरीबों का ट्रैक्टर है, ये डीजल से नहीं चलता। चाचा वो बात हमें भी पता है, ये एक ब्रिक ट्रैक्टर है और इसे डीजल की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक बड़ा ट्रैक्टर है, उसके लिए डीजल की जरूरत है। एक बड़े कैन में डीजल भर के दीजिए। कहकर एक बड़े कैन में डीजल भरवाकर जंगल में खड़े उस ट्रैक्टर में भरा। तब वो ट्रैक्टर रैं रैं करके स्टार्ट हुआ और उसे चलाते हुए घर तक ले आए। छोटू को मिनी ब्रिक ट्रैक्टर में आगे आगे आते हुए और बड़े बेटे को पीछे बड़े ट्रैक्टर में आते हुए देखकर बजरंगी बहुत खुश हुआ। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, तुम्हें ये ट्रैक्टर मिला कहाँ? बापू हम इसे ढूंढते ढूंढते जा रहे थे तो हमें ये जंगल में मिला। किसी ने इसे झील में ढकेल दिया था, तब हम उसे अपने ब्रिक ट्रैक्टर से बांधकर बाहर खींचे और लेकर यहाँ आ गए। अब चिंता न करो बापू, चलो इसे ले जाकर सेठ जी को लौटा देते हैं। तब बजरंगी उस ट्रैक्टर को ले गया और सेठ जी को सौंप दिया। सेठ जी ने देखा कि ट्रैक्टर में फुल टैंक डीजल है या नहीं। बजरंग, मेरे ट्रैक्टर का किराया कब दोगे? सेठ जी, हम ये गरीब ब्रिक ट्रैक्टर के साथ काम करके कल तक आपको आपका किराया दे देंगे। ये गरीब ब्रिक ट्रैक्टर में काम कर तुम पैसे कमाओगे? यूं बच्चों ने उस मिनी ट्रैक्टर में काम करके पैसे कमाया और सेठ जी के पैसे लौटा दिए। उस दिन से बजरंग उस मिनी ब्रिक ट्रैक्टर में काम करते हुए खुशी खुशी रहने लगा। वन व्हील मोटर बाइक चैलेंज। एक गांव में लांबा नाम का एक बूढ़ा रहता था। वो मिस्त्री का काम करता था। उसकी पत्नी का नाम था सुमति। उसके बेटे का नाम था मदन। वो बिना जिम्मेदारी के आवारागर्दी करता था। वो अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलता,
शराब पीता और यूं ही वक्त गुजारता रहता था। वो शराब के नशे में धुत बाइक चलाकर घूमता रहता था। एक दिन सुमति, हाँ जी सुनो, हमारा बेटा दिन बर दिन बिगड़ता जा रहा है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर गलत काम कर रहा है। वो घर के चीजों को चुराकर उन्हें बेचता रहता है। मैं नहीं जानती थी कि आपने बेटा इतना निकम्मा होगा। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। कोई बात नहीं, जाने दो। अगर ऊपर वाले ने दया की तो उसमें भी कोई बदलाव आएगा और वो भी अपने जिंदगी की जिम्मेदारी समझ जाएगा। अब तुम ही बताओ, मैं भला उसे जानबूझकर क्यों बिगाड़ूंगा? मैं उसकी बातों पर यकीन करके ही तो उसे पैसे दे रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो पैसों को गलत काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैंने कोई सपना तो नहीं देखा कि वो कॉलेज फीस के लिए पैसे मांग कर उसे वो शराब पिएगा। हे भगवान, ये कैसी सजा दे रहे हो हमें? ठीक है, तुम चिंता ना करो, बस सब अपने किस्मत है। एक दिन सुमति खाना बनाते बनाते अचानक गश खाकर गिर गई। उसे तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उसकी जांच की और देखो भाई लांबा, तुम्हारे पत्नी के दिल का ऑपरेशन करना होगा। 6 लाख रुपए तक खर्च होगा। तुम तुरंत पैसों का इंतजाम करो, हम ऑपरेशन करेंगे। देर करोगे तो जान का खतरा है। यूं कहकर चला गया। हे भगवान, 6 लाख रुपए मैं कहां से लाऊं? मेरे समझ में नहीं आता कि मैं अपनी पत्नी की जान कैसे बचाऊं। कहकर दुखी होने लगा। अरे आप चिंता ना करो, इतने पैसा खर्च करने की हमारे हैसियत नहीं है। मुझे घर ले चलो, मैं और कितने दिन जिंदा रहूंगी ये सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। मेरी बात मानो, मुझे घर ले चलो। हाँ, माँ सही कह रही है। अब इन पर 6 लाख रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? वैसे इतने पैसे हमारे पास हैं कहाँ? घर ले चलते हैं। माँ बच गई तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। यूं वे सुमति को घर ले आए। वो घर पर आराम करने लगी। एक दिन मदन खूब पिया हुआ था और बाइक चलाते हुए आया तो दीवार से जा टकराया। तब बाइक का अगला टायर बाहर निकला आया। बाइक भी चकनाचूर हो गया। वो उन सारे टुकड़ों को समेटकर एक रिक्शा में घर ले आया। उन टुकड़ों को लांबा को दिखाते हुए, पिताजी ये क्या, आपने इतनी बेकार गाड़ी खरीद कर दिया? अब देखो, इसका अगला पहिया काम नहीं करता और बाइक के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? बेटा, घर की हालत अब बिल्कुल ठीक नहीं है। 4 दिन ठहर जाओ, मैं किसी तरह उसको ठीक करा दूंगा। वैसे तुम्हारे माँ के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम कैसे करूं, ये नहीं समझ में आ रहा है। अरे ये क्या पिताजी, जब देखो माँ की बातें करते रहते हो। उनका जो हो सो हो, मुझे क्या? इस बाइक को ठीक करके दोगे तो मुझे मंजूर नहीं। मुझे नए बाइक की जरूरत है, वरना मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। बेटा, मैंने कहा ना, कुछ दिन ठहर जाओ, समझा करो। मैं क्यों समझूं? हट, मैं अब इस घर में एक पल नहीं रहने वाला। मैं फिर कभी अपनी शक्ल तुम लोगों को कभी नहीं दिखाऊंगा। कहकर गुस्से में वहाँ से चला गया। ये बात उसने अपने पत्नी से कहा तो वो भी बेचारी बहुत दुखी हुई। कोई बात नहीं, वो जा कहीं भी हो, खुश रहे, बस यही चाहिए। चलो, अब हमारे देखभाल करने की जिम्मेदारी उस पर नहीं होगी। एक दिन उनके घर के बाहर ऑटो में एक आदमी ऐलान करता हुआ जा रहा था। सुनो सुनो सुनो, सब ध्यान से सुनो। द ग्रेट बाइक रेस चैलेंज। परसों बाइक रेस की प्रतियोगिता है। जो इस रेस में विजयी होगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। आओ, इसमें भाग लो और 10 लाख रुपए का इनाम जीतो। द ग्रेट बाइक रेस चैलेंज। ये सुनकर लांबा सोच में पड़ गया। उसका बेटा जो टूटा हुआ बाइक छोड़कर चला गया था, उस पर उसकी नजर पड़ी। उसने सोचा, अगर मैं इस प्रतियोगिता को जीता तो अपने पत्नी का इलाज कर पाऊंगा, पर इस प्रतियोगिता में भाग कैसे लूं? ये बाइक तो एकदम चकनाचूर है और ऊपर से इसका अगला पहिया तो गायब है। पर किसी तरह मुझे इस मुकाबले को जीतना ही होगा। बाद में लांबा ने बहुत मेहनत करके किसी तरह उस बाइक को 1 व्हील मोटर बाइक के रूप में तैयार किया। वो उसे चलाते हुए गांव में जाने लगा। वहां मैदान में सारे बाइक रेस लगाने के लिए तैयार थे। एक बाइक पर बैठा लड़का, अरे दादाजी, इस उम्र में भी रेस लगाना चाहते हो? हम ये सोचते हैं कि 2 पहियों पर चलाना ही रिस्क है और आप 1 पहिए वाला मोटर बाइक चलाकर रेस जीतना चाहते हो।
अरे दादाजी, आप लगता है गलती से रेस लगाने आ गए। आपको इस बाइक को लेकर सर्कस में जाना चाहिए, वहाँ इसे देखकर लोग पैसे देंगे। तभी रेफरी ने 1 2 3 कहकर सीटी बजाई। बस सारे बाइक रेस लगाने लगे। अंत में लांबा ने अपने 1 व्हील मोटरबाइक के साथ उस रेस को जीत लिया। जज ने उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया। ये देखकर सब ने खुशी से ताली बजाई। उन पैसों से लांबा ने अपने पत्नी का इलाज कराया और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। खिलौना वाला। किस्मतपुर नाम के गांव में किशन नाम का खिलौना वाला खिलौने बेचकर गुजारा करता था। एक दिन वो अपने खिलौने वाले वैन को सड़क के किनारे लगाकर दरवाजा खोलकर धूल साफ कर रहा था कि फ्लास्क में चाय बेचने वाला परम आया और ये क्या किशन, आज शुक्रवार है ना? शुक्रवार के दिन तो लोग खिलौने ज्यादा खरीदते नहीं है कि शुक्रवार के दिन लोग खर्च नहीं करते, और तुमने क्या आज दुकान खोल लिया? अरे चाचा, बेटी की तबीयत खराब है और घर में पैसे नहीं है। जो पैसे थे वो सब खर्च हो गए। आज जो बिक्री होगी उन पैसों से बेटी को अस्पताल लेके जाऊंगा। अच्छा, पर कितना खर्च होगा? अरे तुम तो जानते ही हो चाचा, आजकल अस्पताल जाओ तो ये टेस्ट करना है वो टेस्ट करना कह के हजारों रुपए ऐंठ लेते हैं। कम से कम 2000 रुपए तो खर्च होंगे ही। अरे बेटा, मेरे पास 500 रुपए हैं, चाहो तो ये तुम रख लो, मुझे बाद में दे देना। ठीक है चाचा, मैं और आधे घंटे में एक भी खिलौना ना बेच पाया तो मैं तुमसे ये पैसे जरूर लूंगा। अगर खिलौने बिक गए तो नहीं लूंगा। अरे तुम्हें भी तो घर में पैसों की जरूरत होगी। और ठीक है बेटा, तुम थोड़ी देर ठहरो, मैं जरा 4 गली घूमकर चाय बेच कर आता हूँ। जो पैसे मिलेंगे वो फिर दे दूंगा। ठीक है चाचा। फिर परम फ्लास्क लेकर चाय बेचने चला गया। किशन अपने हाथ में खिलौने लेकर आओ भाई आओ भाई आओ, एकदम बढ़िया खिलौने खरीद लो। आपके बच्चों का पसंदीदा बैटमैन टॉय, ये सॉफ्ट टॉय है। इसके साथ बच्चे खेलेंगे तो उन्हें चोट नहीं लगेगी। बहुत ही नरम कपड़े से बना है। आओ भाई आओ, और देखो हमारे पास कई किस्म के खिलौने हैं। बैटमैन, सुपरमैन, हल्क, आयरन मैन, सारे सुपर हीरोज हमारे पास हैं। आओ भाई आओ, कम कीमत पर ज्यादा खिलौने खरीदो। आइए सर खरीदिए, आइए मैडम खरीदिए। यूं आवाज लगाने लगा। सब वहां से गुजरते हुए देख तो रहे थे पर कोई खरीद नहीं रहा था। ये देखकर किशन, अरे ये क्या, एक भी ग्राहक नहीं आया, एक भी खिलौना नहीं बिका। यूं सोच रहा था कि एक पुलिस वाला वहां आया। क्यों भाई, तुमने गाड़ी को सड़क पर क्यों रोका है? तुम्हारे वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। चलो 1000 रुपए फाइन भरो फाइन। फाइन नहीं भरा तो सारे खिलौने सड़क पर फेंक दूंगा। अरे सर, अब तक तो बोनी भी नहीं हुआ। जेब में 50 रुपए हैं सर, चाहे तो ये ले लीजिए। क्यों रे, तुमने मुझे रिश्वतखोर समझा है? मैं बहुत सख्त पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं अपने खर्च के लिए नहीं मांग रहा हूँ। इसे जुर्माना कहते हैं कमीने। ये देखो, ये चालान है। ये सब पैसे सरकार में जमा होते हैं, मेरे जेब में नहीं जाते। वैसे अब तक बोनी क्यों नहीं हुआ? अरे तुम खड़े खड़े खिलौने बेच देते हो ना। चलो निकालो पैसे, वहाँ ट्रैफिक बढ़ रहा है, मैं तुम्हारे पास ही नहीं बैठ सकता। सर जी, सचमुच अब तक बोनी नहीं हुई है। अगर बोनी हो गई होती तो मैं आपको पैसे दे देता। सर, हर रोज पैसे दे तो रहा हूँ, आज अब तक बोनी नहीं हुई है सर, माँ कसम सर। अरे मार दिया ना सेंटिमेंट से। ठीक है, ये क्या आज नया स्टॉक आया है? सारे सुपर हीरोज के खिलौने हैं। अरे बच्चों को ये बहुत पसंद होंगे, है ना? अरे मेरा पोता भी मुझे हल्क चाहिए कहकर जिद करता रहता है। सच्ची? हाँ सर, बच्चों को हल्क बहुत पसंद है। ये लीजिए सर, ये हल्क सिर्फ 1000 रुपए का है। अच्छा, अब पुलिस वाले से ही तू पैसे लेगा? अगर पैसे देकर ही खरीदना होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों खरीदता, किसी शोरूम में खरीद लेता। अरे वैसे भी 4 कपड़े लेकर उसके अंदर रुई भर कर सी कर उसको एक नाम दे देते हो और 1000 रुपए ऐंठते हो, लोगों को लूटते हो। हाँ, अरे मैं तुझे 1000 रुपए नहीं 2000 रुपए का भी जुर्माना डालूं तो कम है। चलो 2000 रुपए भरो फाइन। सर, मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। तो ठीक है, गाड़ी यहाँ से हटाओ गाड़ी यहाँ से। सर, मेरी बेटी की तबीयत खराब है सर, मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है, इसीलिए मैंने आज गाड़ी यहाँ लगाया है सर। अब तक बोनी नहीं हुई है सर। अच्छा, कहानी बनाते हो? हाँ? अरे मुझसे पंगे ना लो। चलो ठीक है, जुर्माने के तौर पर मैं ये हल्क खिलौना लेकर जा रहा हूँ। तभी चाय बेचने वाला परम वहां पहुंचा
और अरे किशन, ये लो 2000 रुपए, तुम ये पैसे लेकर अपनी बेटी को अस्पताल ले जाओ। तब किशन ने वो पैसे लिए और वैन का दरवाजा बंद कर रहा था कि परम पुलिस वाले से, सर वो सच कह रहा है सर, उसकी बेटी की तबीयत खराब है सर, इसीलिए मैं अपने जान पहचान वाले से कर्ज लेकर आया हूँ सर। अरे सच है क्या? अरे मैंने सोचा कि वो चालान भरने के लिए नाटक कर रहा है, मैंने खाओ खा ये खिलौना उससे छीन लिया, उसे 1000 रुपए दे दो। ए किशन, मैं ये खिलौना खरीद रहा हूँ, ये लो 1000 रुपए। कहकर 1000 रुपए उसके हाथ में थमा दिया। वो पैसे लेकर किशन खिलौना वाला अपनी बेटी का इलाज कराने अस्पताल ले गया। एम्बुलेंस रिस्टोरेशन। अंबापेट कहकर एक दूरवर्ती गांव में एक छोटा सा सरकारी अस्पताल था। उसमें डॉक्टर कभी भी नहीं रहता था। कॉम्पाउंडर काशी आए मरीजों का इलाज करके बेचता था। उस अस्पताल के बगल में एक पुराना खराब हुआ एम्बुलेंस रहता था। वो 10 साल से काम नहीं कर रहा था। एक दिन प्रभु कहकर एक आदमी उनका गर्भिणी पत्नी को उस अस्पताल में लेकर आया। सर, मेरा पत्नी का पेट में बच्चा उल्टा हो गया लग रहा है, दर्द सह नहीं पा रही है सर, तुरंत डॉक्टर को बुलाइए सर। कहां से बुलाऊं? डॉक्टर तो शहर में एक प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है, वो महीने में एक ही बार दस्तखत करने के लिए इधर आता है, इसलिए इधर डॉक्टर और नर्स सब मैं ही हूँ। तुम्हारे पत्नी को तुरंत सर्जरी करना है, वो तो मैं नहीं कर सकता हूँ, तुरंत शहर लेके जाओ। फिर तो एम्बुलेंस का इंतजाम कीजिए सर। वो एम्बुलेंस तो 10 साल पहले खराब हो गया है भाई, उसका रिपेयर के लिए दिया हुआ सरकारी निधि भी ये डॉक्टर खा लिया है। केवल रिकॉर्ड के लिए वो काम करता है, रोड पर काम नहीं करता है। महीने में उसका पेट्रोल खर्चा भी दिखाकर पैसे खाता है, इसलिए टाइम वेस्ट मत करो और तुम्हारा बीवी को कैसे भी शहर लेके जाओ। तब प्रभु बहुत घबरा गया और उसका हाथ पैर नहीं हिल रहे थे। वो एक ऑटो को रोका। देखो बाबू, मेरी बीवी को तुरंत शहर लेके जाना है। अच्छा किराया मिला है, सोचकर ले जाता हूँ, लेकिन 5000 होते हैं। क्या 5000 रुपए? शहर तो 50 किलोमीटर से भी ज्यादा नहीं है, अब तो बहुत ज्यादा पूछ रहे हो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। इमरजेंसी है ना, इसलिए थोड़ा ज्यादा खर्चा होता है। पैसे नहीं है तो सरकारी बस में लेके जाओ, 50 जगह पर रोककर शाम तक पहुंचाते हैं शहर। कहकर चला गया। प्रभु और कुछ नहीं कर पाया और लक्ष्मी को बस में चढ़ाया। और शहर में सरकारी अस्पताल में लेके गया। डॉक्टर उनका पत्नी को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गया। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आकर, सॉरी मिस्टर प्रभु, माँ को बचा पाए लेकिन बच्चे को नहीं बचा सके, 1 घंटे पहले आते तो शायद बचा सकते थे। तब प्रभु बहुत रोया। कुछ दिनों के बाद प्रभु काशी से मिला। सर, मैं इस एम्बुलेंस को रिपेयर करता हूँ और चलाना चाहता हूँ, वो भी मेरे खुद के पैसों से। काशी हैरान होकर, क्या खुद के पैसों से? क्यों भाई, क्यों करना है इतना मेहनत? सरकार को जो नहीं है वो जिम्मेदारी तुम क्यों ले रहे हो? मेरा परिवार को जो नुकसान हुआ था इस गांव में और किसी के साथ नहीं होना चाहिए सर, इसलिए मैंने अपना खेत को बेच दिया और इस एम्बुलेंस को रिपेयर करके इस गांव के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। बहुत लोग तो उनका नुकसान हुआ तो दूसरों को भी नुकसान होना है कहकर चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे थोड़े ही लोग हैं जिसका नुकसान होता है वो दूसरों को नहीं होना है कहकर सोचते हैं। आपका अच्छाई के लिए मैं तो सलाम करता हूँ सर, कहकर उनको सैल्यूट किया। तब प्रभु उस एम्बुलेंस को लेकर रिस्टोरेशन करना शुरू किया। 2 मैकेनिक बहुत दिन मेहनत करके उस एम्बुलेंस को अच्छे से रिस्टोर किए थे। उस दिन से प्रभु उस गांव में जो भी बीमार होते थे उनको एम्बुलेंस में चढ़ाकर शहर में ले जाने लगा। ऐसे रात और दिन का भेद छोड़कर बहुत मेहनत करने लगा। बहुत लोगों का जाने बचाया था। ये बात सब न्यूज़पेपर में छापा। उसे वो जिले का कलेक्टर ने देखा। वो तुरंत उस सरकारी डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया। प्रभु को 10 लाख रिवार्ड देकर आदर भी किया। लक्ष्मी और काशी बहुत खुश हो गए थे। उस अस्पताल को एक नया अच्छा डॉक्टर आया था। एम्बुलेंस के लिए एक ड्राइवर को भी रखे थे। लोग बहुत खुश हो गए।
गरीब का वुडन टेस्ला कार। एक गांव में विलास नाम का धनवान रहता था। एक दिन विलास ने अपने घर टेस्ला कार मंगवाया। विलास गांव में पैदल जाने लगा। वो टेस्ला कार उसके पीछे पीछे जाने लगा। ये देखकर लोग हैरान रह गए। विलास की छाती गर्व से फूल गई। तभी किशन नाम का व्यक्ति अपने गाय बैलों के साथ उसके सामने आया। विलास के साथ साथ उसका टेस्ला कार भी वहां रुक गया। तेरी ये हिम्मत, अपने इन डंगरों को लेकर मेरे करोड़ों रुपए के गाड़ी के सामने आते हो? माफी चाहता हूँ सरकार, लेकिन एक बात है, इन बेचारे डंगरों को नहीं पता ना कि आपकी गाड़ी 1 करोड़ रुपए की है, इसीलिए इन बेचारों ने रास्ता नहीं दिया। मेरा मजाक उड़ाते हो? तुम्हें लगता है कि मैं समझता नहीं? अरे और नहीं तो क्या, हाथ ना आए अंगूर खट्टे। अरे तुम जैसे गरीब ऐसे रोबोटिक कार के बारे में सोच भी नहीं सकते, और जब मेरे जैसे धनवान इसे खरीद लेते हैं तो जलकर राख हो जाते हैं। अरे तुम लोगों की जिंदगी यूं ही बीत जाएगी। देखिए साहब, जरा जबान संभाल कर बोलिए। हमें गरीब जानकर यूं ठुकराइएगा नहीं। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हम तो खुशी से जी रहे हैं। आप लोगों की तरह शौक पूरा करने के लिए बीमारी लेकर नहीं आते। इसलिए बेटा, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। अच्छा, अब अंग्रेजी बोलते हो तो तुम्हें इज्जत देनी होगी, हाँ? तुम गरीबों को कम नहीं समझना चाहिए, हाँ? तो तुम लोगों को और कैसे आंकना होगा? क्या तुम जिंदगी में ऐसी गाड़ी खरीद सकते हो? चलो, कम से कम इसका ड्राइवर बन सकते हो, हाँ? नहीं बन सकते, क्योंकि ये खुद अपने आप चलता है। इसे चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं है, पता है? मैं ऐसी गाड़ी खरीद नहीं सकता, लेकिन बना सकता हूँ साहब, वो भी कम पैसों में। अब देखते जाइए, 1 महीने के अंदर आपके कार से भी बढ़िया कार बनाकर दिखाऊंगा। अरे बड़े देखे हैं तेरे जैसे। पहले अपने इन डंगरों को हटाओ यहाँ से। बाद में किशन ने 1 महीना मेहनत किया और टेस्ला की तरह ही एक वुडन कार बनाया। वो कार देखकर उसके पिताजी सतीश, बेटा तुम अमेरिका में पढ़े हो, लेकिन हमारे पास रहना चाहते हो, इसीलिए गाय बैलों के बीच में रह रहे हो। तुमने देखा तुम कितने होशियार हो। कम से कम अब तो अपनी पढ़ाई के बराबर नौकरी कर लो बेटा। पिताजी, आपके प्रति प्यार के वजह से मैं इस गांव में रहता हूं, और आप जो काम करते हो मैं कर रहा हूं। पैसे तो मैं यूं कमा सकता हूं पिताजी, लेकिन उन पैसों के लिए मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। आप देखते जाइए, मैं इसी गांव में रहकर बहुत जल्द करोड़ों रुपए कमाऊंगा। उसकी बात सतीश की समझ में नहीं आई। किशन उस वुडन टेस्ला कार के साथ गांव में गया। उसे देखकर विलास हंसने लगा। तभी वो कार अचानक हवा में उड़ने लगा। ये देखकर गांव वालों ने ताली बजाई। विलास दंग रह गया। यूं वो वुडन टेस्ला कार हवा में गांव के चारों ओर मंडराने लगा। उस गांव के बीमार लोगों को किशन उस कार में शहर ले जाने लगा। बच्चों को उस कार में बिठाकर किशन बच्चों को देश भर घुमाने लगा।
टीवी चैनल्स द्वारा ये खबर दुनिया भर में फैल गई। बड़े बड़े कार कंपनियां किशन के पास आईं और ऐसे ही कार बनाने के लिए किशन को करोड़ों रुपए एडवांस देकर चली गईं। बहुत ही जल्द किशन का परिवार करोड़पति हो गया। एक दिन विलास किशन के घर आया। मुझे माफ कर दो किशन, मैंने तुम्हें गरीब जानकर तुम्हारा अपमान किया, पैसों का घमंड करने लगा मैं। लेकिन आज तुमने मुझसे 10 गुना ज्यादा पैसे कमाए हैं। आज तुमने ये साबित कर दिया कि धनवान होने से ज्यादा अक्लमंद होना जरूरी है। तुम वाकई महान हो किशन। साहब, मुझे पैसे मिलने की इतनी खुशी नहीं है, बल्कि आप में आए इस बदलाव को देखकर काफी खुशी हो रही है। आप कभी भी गरीब को कम ना समझें। इस तरह किशन उस वुडन टेस्ला कार को तैयार करके कंपनियों को बेचने लगा। उसके पिता सतीश बहुत खुश हुए।